तो देखो इन फ्रूट प्रोडक्शन ऑल्सो, फ्रूट प्रोडक्शन की हम बात करें तो भी उसमें भी इंडिया रैंक सेकंड आफ्टर चाइना। फ्रूट लाइक बनाना, मैंगो, एप्पल, ग्रेप, नाशपाती, ऑरेंज एक्सेट्रा आर ग्रोन इन इंडिया। बनाना आर ग्रोन इन तमिलनाडु, आपको मालूम होगा। अगेन साउथ इंडिया में जब ये भी टीचर्स आते हैं ना आपके, बनाना लेके आते हैं कई बार खिलाने के लिए, ठीक है। साउथ इंडिया में होते हैं अच्छे से, तमिलनाडु, केरला ये सब होते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र में भी होते हैं, बराबर। एप्पल आपको मालूम है जम्मू कश्मीर के एप्पल है ना, ठंडी ठंडी जगह पे एप्पल बहुत अच्छे होते हैं। जम्मू कश्मीर के एप्पल बढ़ने फेमस है। हिमाचल प्रदेश एंड ग्रेप कहाँ की फेमस है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। As the grape production is less than its demand, it is imported also from the Afghanistan, Pakistan and Australia. हमारे यहाँ ग्रेप की बहुत डिमांड है, ग्रेप्स की, बट उतना प्रोडक्शन है नहीं, तो कहाँ से इंपोर्ट करना पड़ता है हमको? एक अफगानिस्तान से, फिर पाकिस्तान से या तो ऑस्ट्रेलिया। Besides, various vegetables are grown. Flower like rose, jui, mango, gulgota, etc. are cultivated. Thus, various crops are grown in the India. पर आप देखो समझ में आ गया ना, सिंपल है ना इसमें, बस उसका लोकेशन आपको याद रखना है और कुछ ज्यादा खास है नहीं। यहां से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बराबर। कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो भी थोड़े बहुत टॉपिक बचे होंगे कल आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अभी आधा घंटा है, उसमें ये चैप्टर लास्ट का खत्म करते हैं और बीच में जो भी टॉपिक पेंडिंग है वो कल खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आपके बातें मत करो ना बाद में। तो देखो टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर। टेक्निकल, बातें मत करो, बातें मत करो। टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर, समझना आप, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, तो अर्लियर farming was carried out by simple and ordinary farm implement like sickle, spade। देखो समझना, पहले क्या था, ये जो है ना सिकल, उसको बोलते हैं दातड़, क्या बोलते हैं? तो जिसको बोलते हैं कोदाड़ी, पावड़ो, ये सब आपने देखा होगा, कहीं नहीं देखा हो तो, है ना, ठीक है। सिकल ये सब देखना, आप नेट पे सर्च करना ये वर्ड, सिकल, हाँ ऐसा सब होता है, ठीक है। फिर पावड़ो, पावड़ो तो मालूम होगा। फिर होता है ये ड्रिल प्लाउ, मतलब कि हल, हल बोलते हैं इसको, हल, बराबर। प्लाउ, प्लाउ भी वही होता है। बुलॉक कार्ट, ये सबसे क्या होता था, फार्मिंग होता था, मतलब कि अच्छी खासी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी। नाउ अभी के जमाने में मॉडर्न इंप्लीमेंट हैव एंटर्ड इनटू इट, और कौन से नई नई चीज एंटर हो गई है, तो ट्रैक्टर, ट्रेलर, फिर रोटावेटर etc. are common. Besides, modern equipment like thresher and harvester are also used in the wheat harvesting. There is an increase in the usage of chemical fertilizer, hybrid seed, BT seed, देखा ना हमने BT seed, insecticide, drip irrigation and greenhouse। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हम जो हमारी एग्रीकल्चर है वो कैसी हो गई है, मॉडर्न एग्रीकल्चर हो गई है। यही यहाँ पे ये पैराग्राफ में लिखाया गया है, मॉडर्न एग्रीकल्चर, बराबर। अभी इसमें देखो दो तरह का रिफॉर्म हुआ है, टेक्निकल रिफॉर्म हुआ है, और दूसरा जो रिफॉर्म हुआ है वो कौन सा तरह का रिफॉर्म है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, पूरा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। और पहला एक है टेक्निकल रिफॉर्म। आप लोग है ना अटेंशन पे करो, मुझे मैं कब से दिख रहा हूँ, बातें मत करो, अभी स्टडी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आपको 15 मिनट मिली थी ना मस्ती करने के लिए, अभी बातें मत करो, ठीक है ना। चलो आगे देखो, अभी हम बात करने वाले टेक्निकल रिफॉर्म की। देखो टेक्निकल का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी में क्या चेंज हुई, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चेंज हुआ है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में। Both are the technical reforms and what are the institutional reforms। देखो यहाँ लिखा है ना, टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। ये 4 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है, बराबर, समझ में आ रहा है। टेक्निकल एंड
इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। तो देखो टेक्निकल रिफॉर्म में क्या हुआ, देखो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ आपको, देखो पहले क्या था, देखो पहले जो फार्मर था ना, अर्लियर यूज्ड लेदर बकेट और वाटर विल। इसका मतलब क्या, देखो आपको पानी निकालना होता है ना, जैसे कि ये मान लो कुआं है, तो कुआं में से पानी निकालने के लिए वो लेदर का चमड़ा होता है, लेदर का चमड़ा, जिसके ऊपर ऐसे मसाल बोलते हैं ना उसको, ऐसे है ना, क्या बोलते हैं, सॉरी, मशक, 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 मसाल नहीं, मशक, मशक बोलते हैं। यस। तो उसमें क्या होता है, ये अंदर से पानी निकलता है, फिर लेदर के अंदर पानी इकट्ठा होता है, और फिर वो पानी जहां पे चाहिए वहां पे उसको ऐसे छाट छटका जाता है, ठीक है। पहले ऐसा होता था। द फार्मर हु अर्लियर यूज्ड लेदर बकेट, वाटर विल, अभी क्या यूज कर रहा है वो, सबमर्सिबल पंप। और आपको मालूम है सबमर्सिबल पंप की तो आवाज भी बहुत ही कम आती है जब चालू करते हैं ना, बराबर। और मोनोब्लॉक पंप, ये तरह का मतलब जो पंप है ना, पानी मोटर, मतलब पानी खींचने के लिए मोटर, ये सब यूज करता है। सोलर पंप यूज करता है। ड्रिप इरिगेशन मेथड या स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर मतलब जो गार्डन में कई बार आप जाते हो ना, तो ऐसे गोल गोल घूमता है, पूरा ऐसा पानी छिड़का जाता है, स्प्रिंकलर। तो इस तरह की चीज यूज करता है फार्मर। तो देखो ये टेक्निकल रिफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ टेक्निकल रिफॉर्म। तो पहला पॉइंट आप ये लिखो, ऐसा लिखो कि एक जमाने में जो फार्मर जो था, जो सिंपल, ये देखो ये वर्ड आपको याद होना चाहिए, लेदर बकेट या तो फिर वाटर बिल यूज करता था, वो फार्मर अभी सबमर्सिबल पंप, सोलर पंप या मोनोब्लॉक पंप, या तो फिर सोलर पंप, या तो ड्रिप इरिगेशन मेथड, या तो फिर स्प्रिंकलर, ये सब यूज कर रहा है। तो ये क्या एक तरह का टेक्निकल रिफॉर्म है, पूरा टेक्निकली फार्मर चेंज हो गया है। आगे देखो उसके बाद दूसरा पॉइंट, दूसरा कैसे चेंज हुआ है, तो देखो केमिकल फर्टिलाइजर ने एंट्री कर दी है। कौन से डीएपी, मतलब डाई एमोनिया फॉस्फेट, डाई एमोनिया फॉस्फेट, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास, एनपीके, ये पूरा एक ही है, एनपीके, यूरिया एंड अदर बायो फर्टिलाइजर, फिर लिक्विड बायो फर्टिलाइजर और बायोटेक्सिड्स आर आल्सो यूज्ड, ये सब आ गए, है ना। पहले क्या था, कोई भी तरह का फर्टिलाइजर अवेलेबल था ही नहीं। अभी तो आपको मालूम होगा फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर करती हुई पूरी कंपनी है, कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां हैं। ये जो कंपनियां है वो क्या बनाती है, इस तरह के फर्टिलाइजर बनाती है। कौन से एनपीके, जिसमें कौन से कंपाउंड होते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाश। दूसरा डीएपी, मतलब डाई अमोनिया फॉस्फेट। और उसके अलावा और भी बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर, बायोटेक सीड, मतलब एक तरह के अलग तरह के सीड, बायोटेक वाले सीड, बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके बनाए गए सीड। तो ये सब चीज यूज करते हैं फार्मर आज के, है ना। और ये सब चीज यूज करते वो तो सही बात है। आप लोग ने कभी गुजराती चैनल देखना, टिपिकल गुजराती चैनल, उसमें तो कई कई बार 24 घंटे होते हैं ना, उसमें से 12 घंटे तो सिर्फ यही सब चलता रहता है, एग्रीकल्चर के बारे में, कि कैसे एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ाया जाए। पूरे जो फार्मर्स होते हैं ना, उनका इंटरव्यू लेते हैं कि आपने लास्ट टाइम आपकी इतनी फसल हुई, तो देखा होगा कभी शायद आपने। फिर पूरा ऐसा कन्वर्जन चलता है। तो ऐसा क्यों चलता है, ताकि लोग जो जो फार्मर है, जिनको सच में लॉस हो रहा है, वो फार्मर उनसे सीखे, है ना। और गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है, गवर्नमेंट कम दाम में फर्टिलाइजर आपको दे रही है, अच्छे से सीड दे रही है, बीटीसी दे रही है। तो इसी से तो आएगा ना टेक्निकल रिफॉर्म, अदरवाइज थोड़ी आएगा। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट देखो, फार्मर्स आर कॉन्स्टेंटली गाइडेड थ्रू रेडियो, जैसे कि मैंने बोला, देखो ये अभी मैंने बताया ना आपको, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, डीडी किसान चैनल, या ये चैनल की बात कर रहा हूँ, डीडी किसान चैनल, डीडी किसान चैनल, ये चैनल है ना। फिर एसएमएस एंड मोबाइल बाय किसान, टोल फ्री नंबर, ये टोल फ्री नंबर आप कर सकते हो कॉल। गवर्नमेंट फाव एंड पोर्टल, आई खेडूत एंड मोबाइल ऐप लाइक एग्री मार्केट। देखो इस सब से, ये सब चीज से फार्मर्स को इंफॉर्मेटिव रखा जाता है, बराबर, कि कौन सी टेक्नोलॉजी आपको यूज करनी चाहिए, तभी तो आएगा क्या, टेक्निकल रिफॉर्म, बराबर। न्यू एग्रीकल्चर रिसर्च एंड न्यू टेक्निक आर कन्वेड टू फार्मर इन विलेज बाय ग्राम सेवक। जो ग्राम सेवक होते हैं ना, वो भी जहाँ अलग अलग फार्मर से मिलके उनको नई नई टेक्निक बताते हैं। आपको मालूम होगा 2-3 साल पहले जब आप लोग 8th में थे ना, तब ये जो यहाँ पे जयगर सिटी परमार है ना, वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे ना उस टाइम। अभी तो पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट उनके अंडर में, बट उस टाइम एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। तो वो और विजय रूपाणी जो सीएम है ना अपने, वो लोग गए थे, मालूम है कहाँ गए थे, इजराइल। कहाँ गए थे मालूम है, हाँ हाँ, इजराइल गए थे, इजराइल, इजराइल, क्योंकि इजराइल के पास बहुत ही मॉडर्न एग्रीकल्चर की बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक है, तो सब सीखने के लिए
2-3 साल पहले गए थे आप लोग 8 में थे तब, बराबर। 8 वाले स्टूडेंट को तो मैंने बताया था, मालूम होगा शायद उनको। और क्यों गए थे वहां पे ये सब, फिर खुद खुद जानेंगे उसमें से कुछ। फिर वो लोग अपने नीचे जो अंदर अंडर में होंगे जो आईएएस वाईएएस उनको बताएंगे, फिर वो लोग आगे और ट्रांसफर करेंगे इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन अल्टीमेटली ग्राम सेवक जो है ना वो लोकल लेवल तक लोकल फार्मर को बताएगा किस तरह से, आप इस तरह से प्रोडक्शन करो तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, तभी तो होगा टेक्निकल रिफॉर्म। समझ में आया कि नहीं आया? तो चौथा पॉइंट ये है, इसमें सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर इट। ठीक है ना? आगे देखो नंबर 5th पॉइंट देखो, ये देखो एग्जैक्टली 8 पॉइंट ये इसमें देखो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो 4 मार्क्स के लिए, है ना? 8 सारे के सारे पॉइंट याद रखने हैं। आगे देखो, अ फार्मर ट्रेनिंग सेंटर इज एस्टैब्लिश्ड एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वेयरइन फार्मर्स आर गिवन ट्रेनिंग। सीधी बात है ये भी, क्योंकि जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक तो कुछ होगा ही नहीं। तो फार्मर्स को देखो ट्रेनिंग दी जाती है कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। अपने पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गोधरा है ना? तो गोधरा में ऐसा कुछ होगा जहाँ पे फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। आगे देखो, recent information and guidance are provided to the farmer through agricultural fair। एग्रीकल्चर फेयर भी होते हैं, ठीक है ना? ऐसे वो नहीं होते शादी के मेले होते हैं ना, शादी के भी होते हैं मालूम है मेले, ऐसे ही एग्रीकल्चर फेयर, ठीक है ना? एग्रीकल्चर फेयर, सब फार्मर इकट्ठा हो गए वहां पे, और फिर वहां पे कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें की जाएगी। या तो फिर हो सकता है किसी ने बहुत अच्छे से अपने कुछ अचीवमेंट किया हो, कम जमीन में ज्यादा प्रोडक्शन किया हो, तो वो अपना एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करेगा, इस तरह का फेयर, ठीक है ना? आगे देखो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर कॉलेज आर एस्टैब्लिश्ड इन एवरी स्टेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके फ्यूचर के लिए स्कोप है। यदि आप एग्रीकल्चरल एंड एग्रीकल्चर इंजीनियर भी आता है मालूम आपको, एग्रीकल्चर इंजीनियर है था, ठीक है ना? तो यदि आप वो बनोगे तो बहुत डिमांड होगी फ्यूचर में, बोल रहा हूँ। ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बहुत ही कम सीट होती है उसकी, बट होती है। उसमें क्या आपको एग्रीकल्चर करना पूरा टेक्निकली सिखाया जाएगा, टेक्निकल, और फिर वही चीज आप कन्वे करो लोगों को, पैसे लो, है ना, अर्निंग के लिए। या फिर आप गवर्नमेंट जॉब ले लो, और गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो फिर पैसे ही पैसे, ठीक है ना? और पैसे भी कैसे? अच्छे काम करने के पैसे, समझो आप सच में लोगों का अच्छा कर रहे हो, आपको रिस्पेक्ट भी मिल रही है सोशली, और आपको पैसे भी अंदर हो रहे हैं। देखो, सबका साथ सबका विकास, उस तरह की थिंकिंग होगी। तो एग्री, इसलिए क्या किया गवर्नमेंट ने? एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर कॉलेज एस्टैब्लिश कर दी है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आर एस्टैब्लिश एट दांतीवाड़ा, जूनागढ़, आनंद, नवसारी, गुजरात। दिस यूनिवर्सिटी कैरी ऑन रिसर्च आल्सो एंड प्रिपेयर न्यू एक्सपोर्ट इन द एग्रीकल्चर। समझ में आया? तो आप इसमें जा सकते हो, नई नई रिसर्च आप करो, बराबर, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू में। यदि आपका इंटरेस्ट है तो जाओ, एडमिशन इसमें मिल जाता है इजीली, बहुत टफ कंपटीशन अभी अभी नहीं, हो सकता है फ्यूचर में हो। बिसाइड्स दिस, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपको, और दूसरा DARE, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, DARE, एंड ICAR, ये भी डेवलप की गई है नेशनल लेवल के ऊपर। ये सब क्या करती है? एग्रीकल्चर में कुछ भी रिसर्च करना होता है या कुछ भी मैनेज करना होता है ना, ये दो इंस्टीट्यूशन करती है। कौन सी? ICAR एंड DAR। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ICAR? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एंड DRE मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रिसर्च एंड एजुकेशन। तो ये दोनों फुल फॉर्म आपको याद रखना है, बराबर। ये दोनों फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं, ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं। तो ये समझ में आ गया, ये क्या है? टेक्निकल रिफॉर्म। क्या ये? टेक्निकल रिफॉर्म। टेक्निकली क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ, इसको बोलते हैं टेक्निकल रिफॉर्म। अभी हम आगे बात करने वाले हैं कौन से रिफॉर्म की? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। देखो अभी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में क्या, देखो आप समझो, दो चीजें समझना। टेक्निकल रिफॉर्म से क्या किया हमने? जैसे कि मान लो मैं फार्मर हूँ, मेरी थोड़ी बहुत जमीन है, तो मुझे टेक्निकल गाइडेंस मिला ना। टेक्निकल गाइडेंस हर तरह का मिला। देखो, यदि मुझे कॉलेज में पढ़ना है, मैंने कॉलेज में पढ़ने में हेल्प की गवर्नमेंट ने, मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल को बुला के ट्रेनिंग दी, मुझे अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर से या फिर DD किसान चैनल से या रेडियो से या मोबाइल ऐप से मुझे इन्फॉर्मेशन दिया। समझ में आया? या मुझे अच्छे अच्छे फर्टिलाइजर चाहिए, वो मुझे दिए, सब कुछ मुझे दिया, और मैंने प्रोडक्शन भी अच्छा किया। समझ में आया? उसके बाद यदि प्रोडक्शन अच्छा किया और यदि मैं उसको मार्केट में बेचने चाहूँ, मान लो, और मुझे कुछ प्राइस ही ना मिले, तो कुछ फायदा बताओ मुझे? कुछ फायदा हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ ना। और हमको मालूम है इंडिया में तो करप्शन बहुत है ना? क्या होगा मालूम है? जैसे कि मैं एक फार्मर हूँ मान लो, और दूसरा एक फार्मर है,
और वो फार्मर जो है ना उसकी अच्छी खासी पहचान है। मान लो नहीं, पहले होता था मंडी होती थी, मंडी था, ठीक है, मान लो कि मैंने गेहूं मैंने प्रोडक्शन किया और उसने भी गेहूं प्रोडक्शन किया है, बट मेरा कोई पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट नहीं, मेरे गेहूं की क्वालिटी एकदम अच्छी है, उसकी गेहूं की क्वालिटी ठीक ठाक है, बट फिर भी वो गवर्नमेंट वाला आएगा और मेरे को बोलेगा कि तुम्हारे जो इतना प्राइस जो है ना तुम्हारे पास क्वालिटी, उसका तुमको हम 20,000 रुपए देंगे, और उसको बोलेंगे कि तुमको हम 30,000 रुपए देंगे उतनी चीज का। तो क्या हुआ, ये इनजस्टिस हुआ ना। तो ये इनजस्टिस उसको निकालने के लिए जो रिफॉर्म करना पड़ता है ना, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। समझ में आया कि नहीं आया? पूरा इंस्टीट्यूशनल जो है ना, उसमें ही पूरा क्या करना है हमको, चेंज करना है। समझ में आया कि नहीं आया? कि भाई कोई भी फार्मर को उसकी सच में जो क्वालिटी है ना, उसके अकॉर्डिंगली उसको पैसे मिलने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह के रिफॉर्म को क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। समझ में आ गया? पूरा लॉजिक समझ में आ गया? तो पहला वाला कौन सा था, टेक्निकल था, दूसरा वाला कौन सा है, इंस्टीट्यूशन। तो भाई किसी को इंजस्टिस होना चाहिए नहीं, और ये सब देखने का एक सबसे इम्पोर्टेंट जवाबदारी होती है आईएएस ऑफिसर की। जो आईएएस होता है ना, उनकी भी जिम्मेदारी होती है ये, ठीक है। चलो देखते हैं। गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड लैंड लॉर्डिज्म एंड स्टॉप द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर। देखो यही सब होता है ना, फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो उस तरह का प्रोविजन किया। पहले क्या होता था, जैसे कि किसी के पास बहुत सारी जमीन है, मान लो, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास बहुत सारी जमीन है, मैं लैंडलॉर्ड हुआ। क्या हुआ, लैंडलॉर्ड। मैं क्या करूंगा, कोई ऐसे फार्मर हो गए ना बेचारे गरीब, उसको बोलोगे भाई आओ तुम और मेरी जमीन पे फार्मिंग करो, ठीक है ना, तुम जितना फार्मिंग कर सको उसका वो सारा प्रॉफिट सब कुछ तुम्हारा, मेरे को तुमको साल के 1 लाख रुपए दे देने हैं। तुमको प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट, लॉस हो तो लॉस। अभी मान लो एक साल बारिश बहुत ज्यादा आ गई या बारिश आई नहीं, उसको बेचारे को क्या होगा, लॉस होगा, और मेरे को तो 1 लाख रुपए देने ही है ना। मान लो मुझे पैसे ना दे पाया तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं कोई नहीं, अभी तुमको मेरे यहाँ फ्री में काम करना पड़ेगा। समझो, है ना, उसी को बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन। समझ में आया कि नहीं आया? और इतना ज्यादा इंटरेस्ट लगा दूंगा ना उसके ऊपर, वो पैसे के ऊपर, कि तुम टाइम पे नहीं दे पाए, अभी तुमको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये चीज टोटली बंद करने का ट्राई किया है। समझ में आया? ताकि फार्मर, गरीब फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ठीक है। अंडर द लॉ लैंड टू टिलर, मतलब कि लैंड टेनानसी एक्ट, the land tiller have been given the right to become the owner of the land। जो भी कोई भी पर्टिकुलर जमीन में जो भी खेती करेगा ना, वही उसका ऑनर कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा एक राइट, लैंड टेनानसी एक्ट, द लैंड टिल्टर हैव बीन गिवन द राइट टू बिकम द ऑनर ऑफ द लैंड। ऐसा समझ में आ गया पहला पॉइंट ये। आगे देखो दूसरा पॉइंट। तो देखो ये हुआ ना इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, पहले में सिर्फ टेक्निकल बात की हमने, अब यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल बात है ना, वो हम करने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, अगर डिस्पेरिटी मतलब कि पार्शियलिटी अमॉन्ग द लैंड ऑनर हैज बीन रिमूव्ड बाय द लैंड सीलिंग एक्ट। ये जो एक्ट है ना, लैंड सीलिंग एक्ट, उसके कारण उससे क्या हो गया, जो पार्शियलिटी थी ना। देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट, आप एक जमीन से ज्यादा लैंड रख सकते नहीं हो। लैंड सीलिंग, देखो सीलिंग समझते हो, अपने छत, ये छत, ठीक है ना। तो लैंड मतलब जमीन की छत, मतलब जमीन का पिक, एक जमीन, एक लिमिट से ज्यादा आप जमीन रख सकते हैं नहीं हो। तो उसके कारण ऐसा लॉ बनाया गया, उसके कारण क्या हुआ, डिस्पेरिटी मतलब कि जो इनजस्टिस था अमॉन्ग द लैंड ऑनर हैज बीन रिमूव्ड। बराबर। आगे देखो, नंबर 3, फार्मर्स आर गिवन फाइनेंशियल हेल्प फॉर क्रॉप सब्सिडी बाय द किसान क्रेडिट कार्ड एंड नेशनलाइज्ड एंड कॉर्पोरेटिव बैंक। देखो फार्मर्स को फाइनेंशियली हेल्प दी गई। अभी तक तो सिर्फ टेक्निकल बात की थी ना ऊपर, अभी देखो फाइनेंस, पैसे की बात आई। कौन से अंडर, सब्सिडी बाय द किसान क्रेडिट कार्ड या तो फिर नेशनलाइज्ड एंड कॉर्पोरेटिव बैंक द्वारा। फार्म नंबर 14 पॉइंट, फार्मर्स आर गिवन फुल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन। तो मैं यदि मान लो कि आपका वो क्रॉप डैमेज होता है, चैप्टर नंबर 1 था ना अपना अपना इंग्लिश का चैप्टर 1 यही है ना, ऐसा ही है ना चैप्टर 1 इंग्लिश में, याद करो। तो पूरा इंश्योरेंस, हाँ पूरा इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा किसके अंतर्गत, प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत। समझ में आया? आगे देखो नंबर 5, व्हेन द क्रॉप फेल ड्यू टू द ड्रॉट और थ्रू द एक्सेसिव रेन, फार्मर्स आर गिवन फाइनेंशियली बाय द गवर्नमेंट। सीधी बात देखो, है ना, समझ में आया ये सब चीज। और ये सब करना पड़ेगा ना, तभी तो फार्मर्स को मोटिवेशन मिलेगा। नहीं बात है, नहीं तो आपको मालूम है कितने फार्मर्स सुसाइड करते हैं, क्यों करते हैं, बिकॉज ये हेल्प नहीं मिलती तभी करते हैं। कितना हुआ एक्चुअली, कितना हुआ उसमें, कितना हुआ है ना।
नंबर 6 देखो, by providing legal support and open auction process is made widespread for the sale of the farm product in the market यार। देखो समझना, ऑक्शन प्रोसेस, ऑक्शन में बेनिफिट होगा ही आपको। अभी देखो आईपीएल ऑक्शन, अरे यार बंद करो, बात बंद करो भी यार। क्या हुआ, कौन है, किसका फोन आ रहा है? चलो आगे देखो। देखो ऑक्शन के कारण क्या होता है, ऑक्शन आपको मालूम है, आईपीएल ऑक्शन, कोई प्लेयर अपना बेस प्राइस 1 करोड़ लेके जाता है, वो टैलेंटेड है तो उसको 10 करोड़ भी मिलते हैं, है ना। तो यदि आप अपने सामान जो है वो लेके गए मंडी में, बराबर, मान लो कि आपको लग रहा है कि मेरे को इतने रुपए तो मिलने चाहिए, बट आपका सामान सच में क्वालिटी वाला है, बहुत अच्छा है, तो आपके सामान की दाम क्या लगाएंगे, लगाएंगे और आपको अच्छा सा बेनिफिट होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो देखो यहाँ पे यही है, बाय प्रोवाइडिंग, और उसका लीगल सपोर्ट, लीगली, ठीक है ना। एन ओपन ऑप्शन प्रोसेस इज मेड वाइडस्प्रेड फॉर द सेल ऑफ द फार्म प्रोडक्ट इन द मार्केटिंग यार्ड। यार्ड मतलब मंडी, यार्ड को क्या बोलते हैं, मंडी बोलते हैं। आगे देखो नंबर 7, facility like cooperative society, market association, cooperative warehouse, cold storage, transportation, communication, etc. have been provided so that farmers would get minimum support price for their farm। MSP सुना होगा आपने, MSP, अभी MSP वर्ड न्यूज़ से बहुत चल रहा था, बराबर। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब कि देखो फार्मर्स लोग, कई बार ऐसा भी होता है कि उनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं होती, लेक ऑफ एजुकेशन। अभी अभी देखो फार्मर्स को इन्फॉर्मेटिव करना है आपको, ऐसे कि मैं फार्मर हूँ, मैंने मेरे पूरा जो लाइफ है वो फार्मिंग में लगा दिया, मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है। अभी मान लो कि मैं यहाँ पे किसी व्यापारी को बेचने गया सामान, ठीक है, उसने मुझे बोला भाई गेहूं के तो 20 रुपए पर केजी चलता है, मान लो, बट सच में चलता होगा मान लो 50 रुपए केजी, और मैं बाद में आ गया और ऐसा बोला, उसने मेरे को मतलब चीट कर दिया कि अभी नहीं बेचोगे ना 20 रुपए केजी में, तो लोग फिर 15 रुपए ही देंगे, फिर मेरे पास रोते हुए मत आना। ऐसा होता है। तो मैं एकदम टेंशन में आ गया कि अभी क्या करूं, मैंने बेच दिया 20 रुपए में, और फिर 1 महीने बाद पता चला कि बाप रे प्राइस तो 50 रुपए चल रही। समझ में आया। और ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज मेरे पास सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं था। तो देखो यहाँ पे ये लिखा है, मार्केट एसोसिएशन, पूरा एक ग्रुप बनाओ, एक ग्रुप, समझते हो। और अभी तो देखो टेक्नोलॉजी में जमाने में व्हाट्सएप ग्रुप बनाने में कितना नहीं लगता, बताओ। समझ में आया। वो ग्रुप में वो पूरा एक ग्रुप बनेगा फार्मर्स का, उसमें वो लोग मैसेज करते रहेंगे, भाई इतना प्राइस चल रहा है, यदि कोई व्यापारी इससे कम प्राइस में मांगे ना तो मत दो उसको। समझ में आ रहा है। इस तरह का एसोसिएशन, इस तरह के कोऑपरेटिव वेयरहाउस, वेयरहाउस मतलब क्या, जहां पे सामान रखा जाता है उसको बोलते हैं वेयरहाउस। कोल्ड स्टोरेज, जिससे अपना फूड बिगड़े ना। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन दो हर तरह का फार्मर को। समझ में आया। जिससे कि फार्मर के साथ क्या ना हो, चीट ना हो, और उनको मिनिमम एक सपोर्ट प्राइस तो मिले ही। समझ में आ गया इसका मतलब। तो ये 7 पॉइंट है। और नंबर 8 देखो, नंबर 8 पॉइंट देखो, following organizations operating for the purchase of the farm product from the farmer at support price, minimum price पे। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये फार्मर से उनकी प्रोडक्ट क्या करती है, खरीद लेती है। समझ में आया। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, एक तो नाफेड देखो, बराबर, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद ग्रोफेड, गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड ग्रोवर्स फेडरेशन, एंड एनडीडीबी मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये 3 आपको फुल फॉर्म याद रखने हैं। तो अभी हमने देखा, जो वो क्या देखा हमने, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है, रिफॉर्म समझ में आया कि नहीं आया। इंस्टीट्यूशन, उससे पहले क्या देखा था, टेक्निकल रिफॉर्म। आई होप समझ में आ गया होगा, इंस्टीट्यूशनल टेक्निकल रिफॉर्म। तो आज एक्चुअली हम यहीं पे खत्म करते हैं अपना, ठीक है ना, आज यहीं पे खत्म करते हैं। कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा विदाउट डाउट। यहाँ तक करो, आज हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं।